नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी और कल की हमारी एक क्लास हो चुकी है और ये हमारी दूसरी क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्लास में एंड तक बने रहिए, हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए और इसके बाद वो आंसर टिक करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह हमें दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि यह लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। बी ऑप्शन दे रखा है यह एक तंत्रिका हार्मोन है। सी ऑप्शन दे रखा है यह ग्राही पुटिका से स्रावित होता है और डी ऑप्शन दे रखा है यह एफएसएच के साथ कर्म नहीं दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो, हमें पॉजिटिव वे में पूछा गया इसलिए हमें पॉजिटिव आंसर टिक करना है। देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह ए ऑप्शन वापस देखिए, यह लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है क्योंकि हम जानते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नर में लेडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित कर टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रेरित करता है जो प्रजनन के लिए यहाँ आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमें सही दिया गया है। अब नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, यहाँ एक तंत्रिका हार्मोन है। देखो, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, ये तंत्रिका हार्मोन है, ये गलत ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन तो गलत कर लिया। यह ग्राही पुटिका से स्रावित होता है। देखो, सी ऑप्शन हमें दे रखा है कि यह ग्राही पुटिका से स्रावित होता है, ये तो गलत ऑप्शन दे रखा है क्योंकि हम जानते हैं कि यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, ना कि ग्राही पुटिका से। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था कि यह ग्राही पुटिका से स्रावित होता है। देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राही पुटिका से स्रावित थोड़ी होता है, यहाँ तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन देखिए, यहाँ एफ एस एच के साथ सकर्म नहीं दर्शाता है। देखो, यहाँ तो सकर्म दर्शाता है, मतलब यह सक्रिया करता है ना, तो ये यहाँ पे दे रखा है कि यह नहीं करता है। यदि करता है ये दे रखा होता तो डी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ सकर्म नहीं करता है ये दे रखा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। जबकि एफ एस एच ये है लुटिनाइजिंग हार्मोन, तो एफ एस एच के साथ सहक्रिया करता है, इसलिए बी सी डी गलत ऑप्शन है और ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और हमें पॉजिटिव वे में ही क्वेश्चन पूछा गया था, यदि नेगेटिव वे में पूछा गया होता तो बी सी डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वे में पूछा गया इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आपको ध्यान में रखना है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन नर में लेडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित कर टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रेरित करता है जो प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन, यह तंत्रिका हार्मोन दे रखा है, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, यह तंत्रिका हार्मोन नहीं है। और ग्राही पुटिका से स्रावित होता है, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और यह सहक्रिया दर्शाता है, जबकि यहाँ पे दे रखा है कि सहक्रिया नहीं दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 17 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यकृत, बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, सी ऑप्शन दे रखा है अधिवृक्क और डी ऑप्शन दे रखा है थाइमस। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है, यकृत। ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि हम जानते हैं कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो चयापचय, पित्त उत्पादन और विष हरण के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यकृत इसका राइट ऑप्शन है। अग्नाशय बी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा, अधिवृक्क भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और थाइमस भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे हमें बोला गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि, क्योंकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो चयापचय में महत्वपूर्ण होती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, आगे हम 18 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ये देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एड्रेनलिन, बी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, सी ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन और डी ऑप्शन दे रखा है टेस्टोस्टेरोन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है।
चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़ लेना और इसके बाद आंसर को आपको टिक करना है, क्योंकि आप एक बार ही पढ़ के आंसर को टिक करने में मत बैठ जाना, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 बार पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। अब यहाँ पे हमें बोला गया था कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन एड्रेनलिन दे रखा है, बी ऑप्शन इंसुलिन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें थायरोक्सिन दे रखा है और डी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इंसुलिन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है, क्योंकि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें एड्रेनलिन दे रखा है, एड्रेनलिन गलत ऑप्शन है, क्योंकि एड्रेनलिन तनाव प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि थायरोक्सिन चयापचय से संबंधित होता है। टेस्टोस्टेरोन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन से संबंधित होता है। तो समझ में आ गया होगा। हमें एक प्रश्न दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे और मैं चारों ऑप्शनों की व्याख्या कर रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको किसी भी एंगल से प्रश्न मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में होना चाहिए, एड्रेनलिन कहाँ काम आता है, इंसुलिन कहाँ काम आता है, थायरोक्सिन कहाँ काम आता है और टेस्टोस्टेरोन कहाँ काम आता है। तो देखो यहाँ पे बोला गया था कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन गलत हो गया, क्योंकि एड्रेनलिन तनाव प्रतिक्रिया से संबंधित है। यदि तनाव प्रतिक्रिया से संबंधित बात की जाती तब एड्रेनलिन राइट ऑप्शन होता। यदि चयापचय से संबंधित बात की जाती तो थायरोक्सिन राइट ऑप्शन होता, और यदि पुरुष जनन से संबंधित बात की जाती तब टेस्टोस्टेरोन राइट ऑप्शन होता। तो तनाव प्रतिक्रिया से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनलिन है। चयापचय से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन है। पुरुष जनन से संबंधित कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। तो मैंने चारों की व्याख्या कर ली है। और यहाँ पे बोला गया था कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 19 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है थायरोक्सिन, बी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, सी ऑप्शन दे रखा है एड्रेनलिन और डी ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन थायरोक्सिन दे रखा है, बी ऑप्शन इंसुलिन दे रखा है, सी ऑप्शन एड्रेनलिन दे रखा है और डी ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन दे रखा है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो एड्रेनलिन, ये राइट ऑप्शन है। एड्रेनलिन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि मानव शरीर में एड्रेनलिन आपातकालीन हार्मोन, देखो किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह तनाव या फिर खतरे की स्थिति में हृदय गति, चयापचय और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाता है, इसलिए एड्रेनलिन इसका राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन यहाँ पे थायरोक्सिन दे रखा था, तो थायरोक्सिन इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन चयापचय को नियंत्रित करता है, इसलिए थायरोक्सिन गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन इंसुलिन दे रखा है, इंसुलिन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय में भूमिका निभाता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखे, मैंने चारों की व्याख्या कर ली, कौन सा हार्मोन कहाँ कहाँ काम आता है। यहाँ पे बोला गया था कि मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो हम जानते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह तनाव की स्थिति में हृदय गति, चयापचय और ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ाता है, इसलिए यह इसका एड्रेनलिन इसका राइट ऑप्शन है। थायरोक्सिन चयापचय को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन हमें इंसुलिन दे रखा है, इंसुलिन यहाँ रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। और डी ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय में इसकी भूमिका होती है प्रोजेस्टेरोन की। ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे हमें ये 20वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है और इंसुलिन के लगातार कम स्रावण से डैश डैश हो जाता है, क्या हो जाता है? देखो, वह ग्रंथि, हमें ग्रंथि का नाम भी बताना है, जो इंसुलिन का स्रावण करती है और इंसुलिन के लगातार कम स्रावण से डैश डैश हो जाता है, क्या हो जाता है? वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है, कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्रावण करती है?
कौन सी ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावन करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है, ये इतना तो हमें पता है। तो अग्नाशय कहाँ दे रखा है वो देखिए, अग्नाशय हमें ए ऑप्शन में भी दे रखा है और यहाँ पे सी ऑप्शन में भी दे रखा है। तो या तो ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन सी राइट होगा। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ये तो गलत कर लेते हैं और थायराइड ये भी गलत कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सा हार्मोन इंसुलिन का स्रावन करती है, तो अग्नाशय इंसुलिन का स्रावन करती है। और इंसुलिन के लगातार कम श्रावण से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो मधुमेह हो जाता है, तो ये कहाँ दे रखा है, यहाँ पे ए ऑप्शन में तो गाउट दे रखा है और सी ऑप्शन में मधुमेह दे रखा है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे गाउट वाला दे रखा है, ये ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है और बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है और डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हमें यह बोला गया था कि वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावन करती है, और इंसुलिन के लगातार कम श्रावण से डेसलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हम जानते हैं कि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और इसकी कमी से मधुमेह होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे गाउट, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में हमें गाउट दे रखा था, तो गाउट तो यूरिक एसिड से संबंधित होता है, इसलिए हमने ए ऑप्शन को गलत कर लिया। देखो अग्नाशय तो हमें ए ऑप्शन में भी दे रखा है, अग्नाशय हमें सी ऑप्शन में भी दे रखा है, तो पहले पहले तो अग्नाशय आएगा, लेकिन दूसरी बार क्या आएगा, मधुमेह आएगा, क्योंकि गाउट तो यूरिक एसिड से संबंधित होता है। यहाँ पे गाउट किससे संबंधित होता है, तो गाउट यूरिक एसिड से संबंधित होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और अग्नाशय और मधुमेह इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 21वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे 21वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अधिवृक्क ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है थाइमस ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये ऑप्शन ये तो आप भी टिक कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। अधिवृक्क ग्रंथि गलत ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि ये भी गलत ऑप्शन और थाइमस ग्रंथि ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। पीयूष ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे ये हमें 22वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हमें सबसे उपयुक्त कथन का हमें चयन करना है। हमें ए बी सी डी ई ऑप्शन दे रखे और नीचे ऑप्शन दे रखा है, इनमें से एक से ज्यादा राइट है, तो हमें सही कथन का चयन करना है और गलत कथन को एज इट इज रहने देना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखो यहाँ पे बोला गया था, देखो प्रश्न क्या बोला गया, प्रश्न को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, सबसे सही कथन का हमें चयन करना है। मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ये तो सही बात है। मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन तो राइट ऑप्शन है। दो श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं होती है, ये भी सही बात है, क्योंकि दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और दो श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं होती है, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव इंसुलिन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है और ये उनकी दो श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती है, वो ए और बी होती है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन भी राइट है और बी ऑप्शन भी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है कि दो श्रृंखला एल्फा और गामा श्रृंखलाएं होती है। देखो एल्फा और गामा श्रृंखलाएं होती है, यहाँ पे एल्फा दे रखा है और यहाँ पे गामा दे रखा है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है कि प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड या टुकड़ा होता है। यहाँ पे बोला गया है कि प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड या टुकड़ा होता है, खंड या टुकड़ा होता है, ये भी सही बात है, क्योंकि प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड होता है, ये हम तो जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे सी पेप्टाइड दे रखा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है।
और यहाँ पे दे रखा है ई ऑप्शन देखिए, सी पेप्टाइड दो श्रृंखलाओं के मध्य परिपक्व रूप में मानव इंसुलिन में उपस्थित होता है। देखो ये मानव इंसुलिन में उपस्थित होता है। यहाँ पे दे रखा है कि सी पेप्टाइड दो श्रृंखलाओं के मध्य परिपक्व रूप में मानव इंसुलिन के रूप में मानव इंसुलिन में उपस्थित होता है। मानव इंसुलिन रूप में मानव इंसुलिन में थोड़ी सी पेप्टाइड होता है। तो ये परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड तो नहीं होता है। तो यहाँ पे तो बोल रखा है कि परिपक्व मानव इंसुलिन में उपस्थित होता है। परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड थोड़ी होता है। ये गलत ऑप्शन दे रखा है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, सी पेप्टाइड होता है ये दे रखा है, जबकि सी पेप्टाइड होता ही नहीं है। परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड कहाँ होता है? तो ये गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे बोला गया है कि एल्फा और गामा श्रृंखलाएं होती है, तो ये एल्फा और गामा श्रृंखलाएं नहीं होती है। तो यहाँ पे सी और ई ऑप्शन गलत ऑप्शन है, और ए बी डी ऑप्शन राइट है। तो ए बी डी कहाँ दे रखा है वो देखिए, यहाँ पे ए सी ई दे रखा है, ये गलत। ए बी ई दे रखा है, ये भी गलत। ए बी डी दे रखा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, और डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ए बी और डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे बोला गया था कि मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो हमें यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है कि मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ये सही ऑप्शन दे रखा है। दो श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं होती है, ये भी सही बात है। और प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड या टुकड़ा होता है, ये भी सही बात बोली गई है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, इसलिए इसका कुल मिलाकर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब आगे 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 23वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से करिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है ये नहीं पूछकर कौन सा नहीं होता है यह पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है HCG, बी ऑप्शन दे रखा है HPL, सी ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टोजेंस, और डी ऑप्शन दे रखा है एंड्रोजेंस दे रखा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता। कौन सा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता? देखो यहाँ पे ए ऑप्शन HCG तो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, इसलिए यहाँ पे HCG तो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, ये तो सही बात बोली गई है। HPL भी प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, इसलिए ये भी सही बात बोली गई है। प्रोजेस्टोजेंस ये भी प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। प्रोजेस्टोजेंस ये हार्मोन भी प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन एंड्रोजेंस दे रखा है, एंड्रोजेंस गलत ऑप्शन है, ये गलत दे रखा है, और हमें गलत की पहचान करनी थी, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, और सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए बी भी गलत हो जाएगा, और ए भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रोजन से वृषण और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा देखो एड्रोजन से वह वृषण और अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, इसलिए ये एड्रोजेंस गलत ऑप्शन दे रखा है। बाकी HCG, HPL और प्रोजेस्टोजेंस ये राइट ऑप्शन दे रखे थे, और हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए राइट कौन सा हो गया? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। यदि पूछा होता कि निम्न में से कौन से हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, यह पूछा होता तो HCG, HPL और प्रोजेस्टोजेंस इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेसेंटा HCG, HPL और प्रोजेस्टोजेंस स्रावित करता है, इसलिए यहाँ पे ABC ये तो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, यह पूछा होता तब ABC राइट ऑप्शन होता और एड्रोजेंस गलत ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वे में पूछा गया, इसलिए एड्रोजेंस इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रोजेंस वृषण और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। और यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि वृषण और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, यह पूछा जाए, तब एंड्रोजेंस इसका राइट ऑप्शन करना है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 24वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की आधारभूत चयापचय दर को बढ़ाता है। कौन सा चयापचय दर को बढ़ाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन, और डी ऑप्शन दे रखा है टायरोसिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की आधारभूत चयापचय दर को बढ़ाता है? कौन शरीर की आधारभूत चयापचय दर को बढ़ाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे संबंधित होता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रजनन से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे ये ए ऑप्शन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह किससे संबंधित होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन उत्पादन को प्रेरित करता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें थायरॉक्सिन दे रखा है, तो थायरॉक्सिन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन होता है जो शरीर के आधारभूत चयापचय दर को बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि चयापचय दर को कौन बढ़ाता है? तो थायरॉक्सिन बढ़ाता है, इसलिए थायरॉक्सिन इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि टायरोसिन, टायरोसिन क्या है? तो टायरोसिन एक अमीनो अम्ल होता है, इसलिए यहाँ पे टायरोसिन भी गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। देखो मैंने चारों ऑप्शन बता दिए और चारों ऑप्शन आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की आधारभूत चयापचय दर को बढ़ाता है? तो कौन सा हार्मोन शरीर की चयापचय दर को बढ़ाता है? तो थायरॉक्सिन, क्योंकि हम जानते हैं कि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन होता है जो शरीर की आधारभूत चयापचय दर को बढ़ाता है। और ए ऑप्शन हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे रखा है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रजनन से संबंधित होता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन उत्पादन से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन उत्पादन से संबंधित होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन टायरोसिन दे रखा है, टायरोसिन एक अमीनो अम्ल होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमें यहाँ पे हार्मोन की बात की गई है, और यहाँ पे ये क्या है? ये हार्मोन नहीं होकर यह एक अमीनो अम्ल है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं हम 25वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें 25वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कौन सा है? देखो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पैराथायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है थाइमस, सी ऑप्शन दे रखा है हाइपोथैलेमस, और डी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित होता है, वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। नहीं समझ में आता है, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ के फिर समझने की कोशिश करना। ऑप्शन दे रखा है पैराथायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है थाइमस, सी ऑप्शन दे रखा है हाइपोथैलेमस, और डी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो देखो चारों में से करेक्ट ऑप्शन तो मुझे थाइमस लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि थाइमस बच्चों में सबसे बड़ा होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में टी कोशिकाओं के विकास में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यौवन के साथ यह सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए थाइमस इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्या बोला गया था? हमें बोला गया था कि बच्चों में बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह सिकुड़ जाता है, तो हम जानते हैं कि थाइमस होता है वह बच्चों में सबसे बड़ा होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में टी कोशिकाओं के विकास में यह सहायक होता है, और यौवन के साथ यह सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए थाइमस इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। पैराथायराइड ग्रंथि गलत ऑप्शन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस गलत ऑप्शन हो जाएगा, और पिट्यूटरी ग्रंथि ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हम 26वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमें 26वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की व कोशिकाएं, बी ऑप्शन दे रखा है ब्रूनर ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है यकृत, और डी ऑप्शन दे रखा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे बोल रखा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? देखो इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? यहाँ पे हमें बोला गया है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। ऑप्शन को वापस ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की व कोशिकाएं। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है ब्रूनर ग्रंथि। देखो ब्रूनर ग्रंथि तो पाचन में सहायक होती है, इसलिए यहाँ पे ब्रूनर ग्रंथि तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रूनर ग्रंथि पाचन में सहायक होती है। और यहाँ पे यकृत, यकृत भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यकृत ग्लूकोज के नियमन में इसकी भूमिका होती है, इसलिए यकृत भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यकृत ग्लूकोज नियमन में सहायक होता है, इसलिए यकृत भी गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन दे रखा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं।
तो देखो यहाँ पे ये बीटा कोशिकाएं दे रखी है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? ये बीटा कोशिकाएं, ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। बीटा कोशिकाएं, ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे कोशिकाएं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कोशिकाएं है, केवल ये बोला गया है कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं की वह कोशिकाएं, तो ये कोशिकाएं तो ग्लूकागन से संबंधित है। ये कोशिकाएं किससे संबंधित है? तो ग्लूकागन से संबंधित है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की वह कोशिकाओं की बात की जा रही है, यह ग्लूकागन से संबंधित बात की जा रही है। और ब्रूनर ग्रंथि पाचन में सहायक होता है, यह हम जानते हैं। और यकृत ग्लूकोज नियमन से संबंधित होता है। और यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन से संबंधित कौन सा है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है अवटु ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है अधिवृक्क ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। अवटु ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें अधिवृक्क ग्रंथि दे रखा है, यह भी गलत ऑप्शन, क्योंकि अधिवृक्क ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। डी ऑप्शन अग्नाशय दे रखा है, अग्नाशय इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि है? क्योंकि यहाँ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करता है। क्योंकि अग्नाशय अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि है? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है। जैसे अंतःस्रावी में आ जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन स्रावित करती है, और बहिस्रावी में अग्नाशय रस स्रावित करती है, इसलिए अग्नाशय इसका राइट ऑप्शन होगा। और पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये केवल और केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि केवल और केवल अंतःस्रावी या फिर केवल अंतःस्रावी की बात की जाए, अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तब आपको पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में दे रखा है, पीयूष ग्रंथि राइट आंसर करना है। अवटु ग्रंथि दे रखा है, अवटु ग्रंथि राइट आंसर करना है। और अधिवृक्क ग्रंथि दे रखा है, अधिवृक्क ग्रंथि राइट ऑप्शन करना है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये तीन ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय ग्रंथि यह मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है। अंतःस्रावी में इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन स्रावित करता है, और यहाँ पे बहिस्रावी में अग्नाशय रस स्रावित करता है। इसलिए यहाँ पे अग्नाशय है वह दोनों तरह के कार्य करता है, इसलिए दोनों तरह के कार्य करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 2 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ तो हमें एक तरफ तो हमें यहाँ पे पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया गया। फिर बी ऑप्शन हमें थायराइड दे रखा है, सी ऑप्शन हमें एड्रिनल दे रखा है, डी ऑप्शन हमें थाइमस दे रखा है। और इधर वृक्क, मस्तिष्क, गर्दन और छाती, देखो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये हमें बोला गया। पिट्यूटरी ग्रंथि, ये पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए ए का कौन सा होगा? ए का 2 होगा। तो ए का 2 कहाँ दे रखा है वही देख लो। ए का 2, यहाँ पे ए का 1 दे रखा है, यहाँ पे ए का 2 दे रखा है, यहाँ पे ए का 1 दे रखा है, ए का 4 दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा। देखो कोई एक आपको राइट पता है तब भी आप कर सकते हो, कोई एक पता है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह, यहाँ पे ए में 2 जगह दे रखा होता तब तो हम दूसरा और भी चेक करते, लेकिन 2 केवल ए में 2 केवल एक में ही दे रखा है, इसलिए इसको ही राइट करके आगे बढ़ जाइए। आप टाइम बर्बाद मत करिए। लेकिन मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक भी पता चल जाए और एक केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो उसी को आगे
टिक करके आगे बढ़ जाना है। बाकी आपको सभी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए में 1 दे रखा है, ए में 1 दे रखा है, यहाँ पे ए में 4 दे रखा है। अब इस तरीके से दे रखा होता, ए और सी की तरह दे रखा होता, तब तो आप दूसरा चेक करते, लेकिन आपको अब दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए में 2 केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड कहाँ पाई जाती है? तो थायराइड गर्दन में पाई जाती है। एड्रिनल कहाँ पाई जाती है? तो एड्रिनल वृक्क में पाई जाती है। और यहाँ पे थाइमस कहाँ पाई जाती है? तो थाइमस यह छाती में पाई जाती है। देखो पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड थायराइड गर्दन में पाई जाती है। एड्रिनल एड्रिनल वृक्क में पाई जाती है। और थाइमस कहाँ पाई जाती है? तो थाइमस छाती में पाई जाती है। तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपको मिलान चिन्ह वाले एग्जाम में अधिकतर प्रश्न मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे सारी बातें ध्यान में रखनी है, कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है और इसके बाद हम ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है थैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है अधिवृक्क ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। हमें रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताना है। ए ऑप्शन अग्नाशय दे रखा है, बी ऑप्शन थैलेमस दे रखा है, सी ऑप्शन अधिवृक्क दे रखा है और डी ऑप्शन थायराइड दे रखा है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो ए ऑप्शन हमें अग्नाशय ग्रंथि दे रखा है। अग्नाशय तो इंसुलिन स्रावित करती है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें रक्तचाप से संबंधित बात करनी है और यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि हम जानते हैं अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है, इसलिए अग्नाशय गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें थैलेमस ग्रंथि दे रखा है। थैलेमस गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि थैलेमस मस्तिष्क से संबंधित होता है। थैलेमस ग्रंथि किससे संबंधित होती है? तो थैलेमस ग्रंथि यहाँ मस्तिष्क से संबंधित होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें अधिवृक्क ग्रंथि दे रखा है। तो अधिवृक्क ग्रंथि, देखो अधिवृक्क ग्रंथि ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पे रक्तचाप से संबंधित बात की जा रही है और अधिवृक्क ग्रंथि ही रक्तचाप को नियंत्रित करती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित करती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, इसलिए अधिवृक्क ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। तो अधिवृक्क ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन क्यों हो गया? क्योंकि अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें थायराइड ग्रंथि दे रखा है। थायराइड ग्रंथि ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थायराइड ग्रंथि चयापचय को नियंत्रित करता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया? यहाँ पे बोला गया था कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यदि पूछा होता कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता। यदि पूछा होता थैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है या फिर किसका हिस्सा है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए थैलेमस बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता। चयापचय से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है, इसलिए डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होता। लेकिन बाकी के बारे में हमें नहीं पूछा गया और हमें केवल और केवल रक्तचाप से संबंधित पूछा गया, और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 30 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें बोला गया है कि शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। कौन अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है पाचन तंत्र, बी ऑप्शन दे रखा है तंत्रिका तंत्र, सी ऑप्शन दे रखा है श्वसन तंत्र और डी ऑप्शन दे रखा है प्रजनन तंत्र। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। कौन काम करता है? तो तंत्रिका तंत्र काम करता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र नलिका विहीन ग्रंथियों के माध्यम से हार्मोन स्रावित करता है, और यह हार्मोन स्रावित करता है जो रक्त प्रवाह में बहते हैं और तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर के होम्योस्टेसिस बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो तंत्रिका तंत्र। और ये दोनों प्रणालियां शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच समन्वय और संचार स्थापित करती है, जिससे चयापचय, वृद्धि, विकास और प्रजनन जैसी
प्रक्रियाएं नियंत्रित होती है। इसलिए तंत्रिका तंत्र इसका राइट ऑप्शन है, पाचन तंत्र गलत ऑप्शन है, श्वसन तंत्र गलत ऑप्शन है और प्रजनन तंत्र गलत ऑप्शन है। हमें पूछा गया था कि निम्न शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। कौन काम करता है? तो तंत्रिका तंत्र काम करता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे में आपसे अपेक्षा करता हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउटफुल है तो आप कमेंट कर सकते हो, और यदि आप फिर भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आपके नियर और डियर दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य करना। तो आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।